अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन हज़ार प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एवन फील्ड के बाद अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी कर दिया गया। 2018 में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। ये वो दो अहम केसेस थे कि जिनकी बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को नाअहल भी करार दिया गया था। नवाज शरीफ साहब इन्हीं दो केसेस मेन केसेस को लड़ते रहे। अब उनकी फैमिली की तरफ से यही कहा जा रहा है, उनकी हामियों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान से जाने से पहले भी इन केसेस का अदालतों में जाकर सामना किया, वापस आकर भी इन केसेस का सामना किया। जब वापस आए तो धूमधाम से आए और उससे पहले 4 साल बीमारी में गुजरे। प्लेटलेट्स का मसला था, शदीद मसला था। यह मसला इस हद तक संगीन था कि 4 साल में वो पाकिस्तान के करीब आए पर पाकिस्तान ना आ सके। और पाकिस्तान आने से पहले बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल की तरफ से उनको बयानिया का भी दर्स दिया गया कि बयानिया क्या होना चाहिए। पाकिस्तान वापस आए, 21 अक्टूबर का कामयाब जलसा किया, वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिला और उस जलसे में तकरीर के दौरान ये कहा कि हम अब आगे की बात करेंगे। और जो आने से पहले एक मौक़िफ़ था जिस पर उनके आने की खबर को या उनके आने के मामलात को ज़रा कन्फ्यूजन का शिकार हो गए या उस पर सवालात उठने लगे, वो तब था कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी सवाल तो होगा और उन सब से सवाल होगा कि जिनके नतीजे में उनको सजाएं हुई और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, यानी कि मुझे क्यों निकाला। फिर पाकिस्तान जब आए तो उन्होंने, जैसे कि मैंने जलसे का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि जी अब उस पर दोबारा बात नहीं होगी, आगे की बात होगी। लेकिन अब से कुछ रोज पहले उन्होंने कहा कि जी सिर्फ इस मरतबा नहीं, इससे पहले भी जो कुछ हुआ उस पर बात करना बहुत जरूरी है। और आज जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया तो यह कहा गया कि वाजिद जिया साहब ने खुद ये माना कि कोई सबूत नहीं मिला और मफरूजों पर सजा नहीं दी जा सकती। तो अगर मफरूजों पर सजा नहीं दी जा सकती तो क्या सवाल यह पैदा होता है कि मफरूजों पर केसेस बनाए जा सकते हैं, और अगर मफरूजों पर केसेस बनाए जा सकते हैं तो फिर क्या मफरूजों पर सजा हो सकती है, नहीं हो सकती। और ये क्या सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए ये मामला है कि जी मफरूजों पर सजा नहीं हो सकती, क्योंकि बानी पीटीआई पर केसेस भी जो बने उनमें बहुत से केसेस ऐसे हैं जो मफरूजों पर हैं और उनकी जो सजाएं हैं वो भी कहा जा रहा है कि जी मफरूजों पर हैं, अभी तक कुछ साबित नहीं हो पाया है। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा रही है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इस पर यह तय पाया था कि जी इस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की जाएगी। एक दूसरे पर जिसकी हुकूमत होगी वो जाने वाली हुकूमत पर या अपने सियासी मुखालफीन पर केसेस नहीं बनाएगा, लेकिन वो सिलसिला अब भी हम देख रहे हैं कि मौजूद है। और जब हम मफरूजों की बात कर रहे हैं तो क्या ये मफरूजा नहीं है कि खतीजा शाह नामी खातून, जिनकी जो पीटीआई की एज सच मेंबर तो नहीं है पर उनकी हामी है, सपोर्टर हैं बहुत बड़ी, और उस वक्त की जो पीटीआई की लीडरशिप थी, खवातीन की लीडरशिप थी, उनमें उनके साथ साथ थी, जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा थी, अंदलीब अब्बास साहिबा थी, तो उन पर भी कोयटा में एक एफआईआर दर्ज हुई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो भी क्या मफरूजा नहीं है। यहां पर उनकी वीडियोज आ रही हैं कि वो जिस दिन की बात हो रही है, जिस काबिल मजम्मत दिन की बात हो रही है, वो 9 मई है और उससे रिलेटेड उनको सजाएं हुई या उनकी गिरफ्तारी हुई और उन पर केसेस चलाए जा रहे हैं, उनको जेल में बंद किया गया है। तो फिर वो कोयटा में किस तरह से थी। आज के प्रोग्राम में जी हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे भी बात हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब का अब सियासी मुस्तकबिल क्या है, रोशन मुस्तकबिल ही है, लेकिन कितना रोशन मुस्तकबिल है, क्या इतना रोशन है कि वज़ीर आज़म बन जाएंगे, इस पर बात होगी अपने मौजूद मेहमानों के साथ। हमें ज्वाइन किया है सीनियर साहबी दर्जे का नासिब चुताई साहब ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है सीनियर साहबी दर्जे का नसीम सिद्दीकी साहब ने। नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर साहबी दर्जे का साबिर शाह साहब ने। साबिर शाह साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। सबसे पहले नासिब चुताई साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हुए आपको मुबारक हो हमारे 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनको सन 2018 में सजाएं हुई, 2017 में घर भेज दिया गया, उनको एवन फील्ड और अल अजीजिया दोनों में बरी कर दिया गया है और हुक्म आया है, यानी कि कोर्ट ने यह कहा, अदालत ने यह कहा है कि मफरूजों पर सजा नहीं दी जा सकती है। सो आपको मुबारक हो। और इस मौके पर मैं तो ये कहने वाला था लेकिन फिर शायद नहीं कहा, अब कह देता हूं कि मुझे लग रहा था मुझे ये कहना चाहिए कि पूरी कौम को दिली ईद मुबारक। तो ईद का सा समा है, नवाज शरीफ साहब बरी हो गए हैं। डंडी मार गए आप, एक केस छोड़ दिया आपने, कौन सा? फ्लैगशिप जो विड्रॉ कर लिया गया, जो
अपील विड्रॉ कर ली गई, नैब ने विड्रॉ किया। अच्छा, अब जब मैं ट्रैवल में था, मुझे एक मैसेज आया और वो एक शेर था फहमी साहब का कि अदालत फर्शे मख्तल धो रही है, अदालत फर्शे मख्तल धो रही है, उसूलों की शहादत हो गई है। तो एक कमाल का शेर था। ये तो मैंने फिर अपना सिस्टम खोल के देखा तो वहाँ वाकई खबर चल रही थी बरियत की, और साथ ही साथ भुट्टो साहब का केस भी चल रहा था। तो मुझे पता नहीं उन्होंने किस बारे में कहा, लेकिन नवाज शरीफ साहब का केस मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है। उनकी बरियत, उनको बाहर जाना, उनको सजा होना, उनका वजीर आजम बनना, कोई नई बात, कोई नई खबर होती तो मैं शायद इस पर गौर भी करता। देखें, इस मुल्क का बड़ा ख़राब मुकद्दर है, बड़ी ख़राब सूरत, और उसकी बुनियादी वजह हमारी अदलिया है। हमारी अदलिया ने इस मुल्क के निज़ाम को, इस मुल्क की सियासत को, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के कल्चर को तहवाला कर दिया बिल्कुल। 56 से नसीम बैठे हैं आपके साथ, ये जानते हैं कि मैं हमेशा ये रोना रोता हूँ कि 56 से आज तक हम कुछ नहीं कर पाए सिवाय इसके कि हमने गलत फैसले किए। हमने हर फैसला गलत किया, हर वो फैसला जो कौम मुफाद में था। हमने कभी सजा दे दी नवाज शरीफ साहब को, कभी सजा दे दी भुट्टो साहब को, कभी हमने जेल में डाल दिया जरदारी साहब को, कभी हमने इमरान खान को हुकूमत देकर छीन ली और फिर जेल में डाल दिया, साइफर डाल दिया, पता नहीं कितने मुकदमा उस पर डाल दिए, और वो मुकदमा चले जा रहे हैं। कल भी 9 जमानतें हुई हैं, परसों 3 जमानतें हुई हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता होता क्या है। ये क्या बारियां लगाई हुई है हमने? क्या हमने ये सोच लिया है कि इस मुल्क में कोई सिविल गवर्नमेंट टिक के नहीं बैठेगी? क्या हमने तय कर लिया है कि जमहूरी निज़ाम का कचरा कर देना है उसको मतलब चले एक बार दफन कर देना। एक बार आपने कई बार दफन किया है, एक बार 10 साल के लिए, एक बार 9 साल के लिए, एक बार 11 साल के लिए, फिर हाई बर्ड पे आ गए आप हाई बर्ड पे आ गए। लेकिन आपको अभी मसला आपसे भी हल नहीं हुआ, बल्कि आपने तो हमारे इलाके खो दिए। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि कल भुट्टो की बारी थी, फिर बेनज़ीर की बारी आई, फिर नवाज शरीफ की बारी आई, फिर बेनज़ीर की बारी आई, फिर नवाज शरीफ की बारी आई, अब इमरान खान की बारी है। यार बारी बारी सबको मार रहे हैं आप, सबको आप मतलब डिस्क्रेडिट कर किए जा रहे हैं। मुकदमे क्या हैं, मुकदमे किस तरह बनते हैं, मुकदमे किस तरह सजाएं होती हैं, हमने देखा ना नवाज शरीफ के केस में देखा हमने। एक जज साहब डंडा लेके बैठे होते मॉनिटरिंग के लिए, आज जो बड़े उसूली बातें कर रहे हैं, कल वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, और कल वो GIT बना रहे थे कि भाई इसको रखो, इसको रखो, इसको निकाल दो, इसको रखो। अब इमरान खान के साथ यही हो रहा है, उनके साथ सूरत हाल यही है। कल बेनज़ीर के साथ यही हो रहा था, जरदारी साहब के साथ यही हुआ। तो मैं सोचता बाज़ औक़ात ये हूँ कि हमने क्या लिखवा के लाए सब चीज़ें कि हमारे साथ ये होना है। पड़ोसी मुल्क को देख लें आप, कभी कभी एक साहब ने कोशिश की जमहूरी निज़ाम पर तनकीद करने की, उनको कहा जी घर जाइए, आप सीधे घर जाइए, आपकी नौकरी खत्म। यहाँ तो पता नहीं क्या सूरत हाल है। तो मैं समझता ये हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन बेसिकली बुज़दिल नहीं कहता मैं उनको, मजलूम कहता हूँ। वो मजलूम है, वो कभी फांसी चढ़ जाते हैं, कभी उनको तख्ते से उतार लिया जाता है, कभी तख्ते पे चढ़ा दिया जाता है, कभी वो जेल में होते हैं, कभी वो खोली मिलती है, कभी बड़ा हॉल मिल जाता है। बस इसी पे खुश हैं कि AC लगा है मेरे कमरे के अंदर, मुझे देसी मुर्गी मिलती है, खुश है इसके ऊपर कि खूचे में कफस के मुझे आराम बहुत है। तो मेरा ख्याल ये है कि पर आज खुश है ना आप नासिर जी? मुबारकबाद जरूर दें आप, लेकिन ये सोचे कि किस खुशी मुबारकबाद दे रहे हैं। ये खुश होने की बात थी, ये कि हम खुश हों कि हमारे लोग गिरफ्तार होते रहे, मुंतखब प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार होते रहे, जेलों में जाते रहे, और हम बैठ के एक दूसरे को गले मिलते रहे और मिठाई खाते रहे।
लेकिन आज तो खुशी का दिन है ना नासिर चुताई साहब कि मुंतखब वज़ीर आज़म थे, उनको सजा सुनाई गई और हमारी ही अदालतों ने, जिन पर हमारी ही सियासतदान कभी उनकी तारीफें करते हैं और इतनी तारीफें। अभी मुझे और उकसाने की कोशिश कर रहे हैं आप। नहीं मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उन जजों को सजा देनी चाहिए जिन्होंने ये सजा दी थी, तब मुझे खुशी होगी। गलत सजा देने वालों को, गलत मुकदमे बनाने वालों को, जीआईटी की गलत रिपोर्ट देने वालों को, क्योंकि जीआईटी बहुत स्ट्रांग थी ना, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, तो फिर तो बात बनेगी। और एक बार आप ये सिलसिला खत्म कर देंगे तो मैं आपको बड़ी मुबारकबाद दूंगा, आपको मैं केक भेजूंगा, आपको मैं फूल भेजूंगा। एक बार 5 मैं साल तो फिर ना ही समझूं नासिर चुताई साहब, ना ही समझूं फिर मैं ये फिर केक नहीं आएगा, ये मुबारकबाद नहीं आएगी। नसीम, आपकी तरफ आते हैं नसीम सिद्दीकी साहब, मफरूजों पर सजा नहीं दी जा सकती, तो क्या ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए है या अक्रॉस द बोर्ड बाकी सब के लिए भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब को सुन के बड़े अरसे बाद बहुत अच्छा लगा। मेरा सलाम है साबिर शाह साहब को भी और नासिर बेग चुगताई को भी। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है और बड़ा चुभता हुआ सवाल भी है। मतलब ये मफरूजों पे सजा या व्हाट्सएप पे सजा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सजा आप किसने दी है। जजेस ने दी है ना, मैंने या आपने तो नहीं दी, जजेस ने दी है। बाकायदा मुकदमात चले हैं और इत्तेफाक की बात है कि ये जो एवनफील्ड वाला केस था, तो वो तो मैं रोजाना सुबह उठ के 8 बजे एहतसाब अदालत पहुंच जाता था, जज बशीर साहब की अदालत, और पूरा 1 साल मैंने वहाँ पे केस सुना है। ये कोई चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला नहीं था कि उनको यूं करके सजा दे दी गई। पूरा केस चला था, गवाहों को सुना गया, शवाहिद पेश किए गए। वाजिद रियाज साहब सूटकेस भर के ट्रॉली के ऊपर वहां लाया करते थे। तो वो क्या था, आप इस कौम को, ये नौजवानों को आप कहते हैं कि एक शख्स ने बिगाड़ दिया। आप क्या तरबियत कर रहे हैं उन नौजवानों की कि जो नौजवान 99 में पैदा हुआ या उससे थोड़ा सा पहले पैदा हुआ, उसको शऊर आया, तो वो देख रहे हैं कि 1999 में आप एक जो वजीर आजम होते हैं उनको गिरफ्तार करते हैं और कहते हैं जी कि इन्होंने जहाज अगवा करवाया है, और वो भी आर्मी चीफ का। उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगती हैं, उनको जेल में रखा जाता है, फिर माफी तलाफी दे के डील करके उनको बाहर भेज देते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं, वो फिर वजीर आजम बन जाते हैं। आप फिर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर उनको सजा दे देते हैं, फिर आपको 7 साल बाद याद आता है, ओह सॉरी ये तो गलत हो गया जी, ये तो मफरूजों पे था। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है। 75 साल की जो हमारी तारीख है उसमें इस तरह की चीजें भरी पड़ी हैं। आपने अली देखा कि आज जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस जो है वो चल रहा है, और वो भी सदारती रेफरेंस 11 साल पहले का है नसीम सिद्दीकी साहब, 11 साल पहले सदारती रेफरेंस, और सजा जो है वो तकरीबन 46 ईयर्स पहले हुई। नहीं 11 साल पहले नहीं है, 40 साल पहले का केस। नहीं, जो रेफरेंस है सदारती रेफरेंस गलत फैसला जो है 40 साल पहले। जी हाँ, ये तो चले अदालती एक कत्ल कहा जाता है ना। काश बेनजीर भुट्टो की जो शहादत हुई थी उसके बारे में भी कोई इस तरह की रिट कर दी जाती। मुर्तजा भुट्टो को भी कराची में शहीद किया गया, उनको भी इंसाफ मिल जाता। मतलब अपनी जिस किस्म की चीजें हो रही हैं, जितना टाइम गुजर चुका है अदालतों में, एक वक्त ज़िया लगता है कि अदालतों का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। टीवी के ऊपर नशरियात चल रही हैं और वहां पे मियाँ वाली में इतना बड़ा वाकया हो जाता है और वो हमें फौरन मीडिया से पता चलता है। तो बात यह है कि ये निज़ाम बहुत ताफन ज़दा हो चुका है, इसको निज़ाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। किसी एक शख्स के ऊपर हम बात नहीं ला सकते कि इस शख्स की वजह से ये हो रहा है। आप देखें, आप बच्चों, फिर यूथ की तरबियत की बात आ जाती है। अब जो सबसे बड़ी हमारी अदालत है, वहाँ के जजेस में जिस तरह आपस में खतो किताबत पिछले कुछ 1 साल से हो रही है, तो आप यंगस्टर को क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो इंसाफ करने वाले चंद एक लोग हैं, जिनकी तरफ पूरी कौम की नजरें होती हैं, 15-16 ये जजेस हैं, उनकी तरफ सब लोग देख रहे हैं कि इंसाफ करेंगे, लेकिन वहां पता चलता है कि आपस में इंसाफ नहीं हो रहा। तो ये निज़ाम जो है ये दुरुस्त करने वाला है। एनबीसी ने बहुत अच्छी बातें की हैं, हमेशा उन्होंने पॉजिटिव जो चीजें हैं उनको उजागर करते हैं। बहुत तजुर्बा है, बहुत कुछ उन्होंने अपनी आंखों से होता हुआ देखा। भुट्टो साहब के साथ वक्त गुजारा हुआ है, बेनजीर के साथ वक्त गुजारा हुआ है, तो ये तो चश्मेदीद गवाह हैं हर चीज के। जब आप इनकी बात सुनते हैं, हमारे लिए तो उस्ताद मोहतरम का दर्जा रखते हैं, तो हम क्या इनके सामने कोई बात करें या बोलें। लेकिन आपने क्योंकि प्रोग्राम में बुलाया हुआ है, तो बातें यही है कि जो कुछ हो रहा है वो आपको नजर आ रहा है कि मतलब नवाज शरीफ साहब किस तरह चट मंगनी पट ब्याह से केस हो गया। यानी कि ये क्या सूरत हाल है। अगर केस 1-1, 2-2 साल चले थे, चलो 5-6 महीने आपके बरियत के केस चलते, कुछ दलाइल
दिए जाते हैं। तो ये तो साफ लग रहा है कि कोई डील हुई है, कोई लंदन प्लान बना है, उनको वजीर आजम बनाने की जो है वो सारे मामला तय पा चुके हैं। उसकी जो आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गाए बगाए जो है वो उसका जिक्र करते रहते हैं। तो ये मामला मुल्क के दुरुस्त होने चाहिए। मईशत जो है वो बद से बदतरीन होती चली जा रही है। नौजवान डिग्रियां हाथों में लेके फिर रहे हैं। गरीब के मुंह से 2 वक्त की रोटी जो खाता था वो 1 वक्त का निवाला भी आपने छीन लिया है। तो मुल्क को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? डिसाइड करें कि भाई क्या गलत है, क्या सही है। जो 6 साल पहले हुआ था वो आज गलत है, जो आज हो रहा है वो अगले 6 साल बाद गलत साबित हो जाएगा। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना। हमारे आसपास के मुल्क देखें आप, कितने तरक्की कर चुके हैं, हमसे कितने आगे चल गए, और हम अभी तक पुराने केसेस में उलझे हुए हैं कि जी वो फैसला गलत हुआ था या ये फैसला गलत हुआ था। तो मेरे ख्याल से इस तरह तो पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। हम सबको फिक्र है, आपको फिक्र है, हमें फिक्र है, तो पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। चलें जी, एक मैं वक्फा ले लूं। मुझे बड़ी देर से कहा जा रहा है, साबिर शाह साहब की तरफ मैंने जाना था, लेकिन वक्फा अच्छा होता है, वक्फा ज़रूरी होता है, और मुझे यकीन है कि साबिर शाह साहब को भी इस पर एतराज़ नहीं होगा, वो भी इसके हामी होंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर जी, वक्फे के बाद। साबिर शाह साहब, मैं आपकी तरफ आते हुए आपसे एक अहम सवाल ये पूछना चाहूँगा। मैं क्या, मेरे ख्याल में सभी पूछना चाहेंगे, क्या है कि नवाज शरीफ साहब पहले आ जाते तो पहले केसेस खत्म हो जाते, पहले बरियत हो जाती, एवनफील्ड में, अल अजीजिया में, ये मामला पहले हल हो जाता। इतनी देर कर दी, 2019 में गए थे, फिर उसके बाद अब वापस आए हैं, तो वापस आने पर ये केसेस, उनकी क्या आना जरूरी था? उनकी अदम मौजूदगी में ही हो जाते। अली मुमताज साहब 4-5 साल तो गुजारना ही होते हैं ना जी। देखिए, दिस इज मॉकरी ऑफ जस्टिस। या 2018 वाला फैसला ठीक था या आज का फैसला ठीक है? आप बताएं, आपकी नजर में कौन सा ठीक था? मैं बिल्कुल कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूं। मुझे तो ऐसा उलझा दिया गया है कि पता नहीं वो जजेस करप्ट थे, बददयानत थे, या खुदा ना खासा इन जजेस पे कल को ऐसा इल्जाम लग सकता है। ना वो पकड़े गए, ना कल को इनमें से को पकड़ा जाएगा अगर खुदा ना खासा को बददयानती। तो आप भी अपनी खुल के राय दे दें, आप भी इंशाल्लाह नहीं पकड़े जाएंगे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पकड़ा इसलिए जाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं बात मुकम्मल कर लूँ। 3 टेन्योर्स आए आर्मी के, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को निकाला और उन्हीं में से कईयों ने उनको वापस इक्तदार दिया। सेम गोज फॉर आसिफ जरदारी एंड पीपल्स पार्टी। इमरान का तो खैर पहला मौका है जब सजा होगी, और अगर इफ ही लिव्स ऑन, अगर पीटीआई रहती है तो ये जो केस अब सजा होगी ये भी माफ हो जाएगी। आई मीन, इज दिस द वे यू रन अ कंट्री? हु इज डूइंग दिस मॉकरी ऑफ जस्टिस? नैब कर रही है, वाजिब तया है कि अफसरान हैं, अरबों रुपया खर्च हो गया केसेस पे, अगर वो गलत थे तो इनकी जेबों में से क्यों नहीं वसूल करते? काफी पैसे हैं इनके पास, नहीं वसूल करते तो फिर किसी को भी सजा नहीं होगी। व्हाट आर यू डूइंग? मतलब कौन डिसाइड कर रहा है इस मुल्क की फेट को? नंबर 1। नंबर 2, मैं बड़ा मायूस हूँ कि 18-19 दिन रह गए हैं, 2023 भी खत्म होने को है, लेकिन अखबारात आप निकाल के देखें 3-4 साल के बाद तो वही हेडलाइंस हैं, वही मसाइल हैं। गैस, सुई गैस की कमी, ओवर बिलिंग, करप्शन, ब्यूरोक्रेट के ऊपर इल्जाम है, जज पे, जर्नैल पे, वही मीडिया पैंतरे बदल रहा है। कोई सहाफी पहले किसी सिटिंग जर्नल पे इल्जाम लगाता है, फिर वो मिनिस्टर बन जाता है। किसी एंकर का पहले बुरा टाइम था, आज उसका अच्छा टाइम है। इस किस्म के हालात, आई मीन व्हाट इज हैपनिंग? आई हैड पिन्ड वेरी हाई होप्स इन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में अब मुझे वही रिप्ले लग रहा है। हैविंग सेड दैट, अली, इस पे तो बात हो गई होगी, लाइन में डिस्टॉर्शन थी, मैं अपने दोनों साथियों की बात पूरी सुन नहीं सका। हैविंग सेड दैट, इफ अलाउ मी टू टॉक अ लिटिल बिट डिफरेंट। अब 115 दिन हो गए हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब को आए हुए एज केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। इनकी कैबिनेट और ये सारी दुनिया में घूम रहे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं। चलिए, अभी टेंजिबल वैसे मैं यहाँ पर ना एक चीज ऐड कर दूं, मैंने खास तौर पे एक सवाल आपके लिए रखा हुआ था, क्योंकि आप ये कारोबारी मामलात को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, आपका माशाल्लाह बहुत वसी तजुर्बा है। अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस कम्युनिटी से जब अनवारुल्लाह काकड़ साहब की मुलाकात हुई है, तो इतलात ये आई हैं उस मीटिंग में से कि जी कहा यह गया है, हमारे कारोबारी हजरात की तरफ से मुतालबा किया गया है, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि जी आप ही कंटिन्यू करेंगे, जमहूरियत और ये इलेक्शंस नहीं चाहिए हमें, आप लोग ठीक चल रहे हैं, आप ही कंटिन्यू करें। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक टू आंसर दिस। मैं भी प्योर इकोनॉमिक्स पे बात नहीं कर रहा हूं। एनबीसी कुछ ऐड करना चाह रहे थे जी सर। करेक्शन है कि वजाहत ये आई है कि ग्रुप ने नहीं कहा, ठीक है, एक शख्स ने कहा। चलें,
जी नासिर प्राइम चिताई मिनिस्टर ने साहब। कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, हम आइन के पाबंद हैं। अच्छा जी, इसमें मेरी आवाज आ रही है अली जी आ मुमताज रही साहब? आ रही है जी। हाँ, इसमें अब मेरी आवाज भी ऐड करें जी। हम्म, अगर देखिए, अगर ये लोग फिर रहे हैं और एमओयू साइन कर रहे हैं, अगर ये टेंजिबल कैश नहीं आया, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, आईएमएफ का कर्जा दूसरी ट्रांश इनके दौर में आएगी, तो अगर ये सारी चीजें इन्हें करने का इख्तियार है, तो फिर ये इख्तियार क्यों नहीं है कि वो बाकी काम भी ठीक कर लें? और अगर ये कोई काम बेहतर कर रहे हैं, तो उनको क्या सुल्खाब के पर लगे होंगे? इलेक्टेड वो जो चेहरे हैं वही 3-4 पुराने चेहरे 40 साल पुराने के, वो चीजें ठीक कर लेंगे? सी, स्टॉक एक्सचेंज मुझे कुछ नहीं बता रहा, बहुत मैनिपुलेशन है, बहुत स्पेकुलेशन होती है। मैं बिजनेस रिपोर्टर के तौर भी देखता रहा हूँ। कौन सी दूध की नहरें बही हैं अभी तक कि इतना 60-65 हजार का इंडेक्स क्रॉस हुआ? और जब ये गिरता है उस दिन क्या होता है? उस दिन कौन सा बड़ा नुकसान होता है? देखिए, रियल एस्टेट को ऊपर, जब तक रियल एस्टेट ऊपर नहीं जाएगी, मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। इंडस्ट्री तो यहाँ लगनी नहीं, इतने बड़े मार्कअप रेट के ऊपर इंडस्ट्री नहीं लग सकती। अब रियल एस्टेट में सारा पैसा है, वो जब तक ऊपर नहीं जाएगा, मैं कैसे कह सकता हूँ कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है? उसको नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर कहते हैं आप, जबकि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा उसके अंदर है। मैं सारी एरियाज को टच कर रहा हूँ, पॉलिटिकल को भी, इकोनॉमिक्स को भी। सो आई थिंक दिस प्राइम मिनिस्टर शुड कंटिन्यू विद दिस कैबिनेट वर्क। क्या है उनमें, कौन सी कमी है जो वो नवाज शरीफ साहब पूरी कर लेंगे? पहले क्या किया था उन्होंने? और मुझे नहीं लग रहा, मैं आपको बताऊं, दिस इज गोइंग टू बी अ बम्पी राइड। जितने मर्जी आप बरियत हो जाए, फैसले आपके हक में आ जाए, अली मुमताज, अलाउ मी टू से वन थिंग, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटविक्स द कप एंड द लिप। अभी इलेक्शन दूर हैं, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह है, और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है। वी कैन नॉट अफोर्ड इलेक्शंस राइट नाउ। फॉरगिव मी फॉर दैट प्लीज, फॉरगिव मी फॉर दैट। आपने अभी कप एंड लिप की बात की, तो मैंने और नसीम सिद्दीकी साहब ने बेवक्त वक्त ही, हमारे पास चूंकि कप की सहूलत थी, तो हमने कहा जरा चलें हम भी फिर साथ में, लेट्स टेक द कप एंड द लिप, ब्रिंग द बोथ टुगेदर क्लोजर। नासिर चिताई साहब, ये डिस्क्वालिफिकेशन अब नवाज शरीफ साहब की और चौथी मरतबा वजीर आजम बनने का मामला, इसका अब क्या स्टेटस है? अब तमाम रुकावटें अबूर कर ली हैं और आगे अब सुहाना सफर है? देखिए, जो लीगल हर्डल्स थी वो तो आपने दूर कर ली, लेकिन आप परेशान बहुत हैं भाई। आप इतने परेशान हैं कि जहांगीर तरीन, MQM, बलोच बाप, इन सबसे आप मिल रहे हैं और उनके मतलब खुशामदी कर रहे हैं कि जी हमें आप हमारा साथ दें, अगर आप हमारी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते तो ताजी बन जाइए हमारे आप। तो मतलब पहले जो अली याद हो ना, पहले राणा सनाउल्लाह साहब क्या कहते थे, उन्हें जी कोई ताज नहीं बने, किसी से ताज नहीं करेंगे, किसी से अलायंस नहीं करेंगे, हम हर सीट पर हमारा आदमी खड़ा होगा पंजाब में, हर नशिस्तों पर। अब नहीं कह रहे वो ये बात, अभी कह रहे इलेक्टेबल्स को हम टिकट देंगे। तो यहाँ तक तो नीचे आ गए, और अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि क्या वो मेजॉरिटी ले लेंगे, क्योंकि देखिए कराची की जो सिचुएशन है बहुत डिफरेंट है। अगर कराची डिफरेंट होता है तो पूरे सिंध की जो सूरत हाल है वो बदल जाएगी। वो जो एक होता था कि कराची में MKM। अच्छा, कोई ऐसा शख्स जो आप समझते हैं नासिर चिताई साहब, कि आपने कहा कि कराची की अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, वो नहीं है जो एंटिसिपेट की जा रही थी, तो कोई एक ऐसा शख्स है कि जिसको आपको लग रहा है कि मैदान में उतारा जाएगा? अब देखें ना, राव अनवार भी मंजर आम पर आए हैं, वो राव अनवार जो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के बड़े करीबी रहे हैं। तो अब कोई ऐसा शख्स किसी को मैदान में उतारा जाएगा जो सूरत हाल बिल्कुल ही कराची की बदल देगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि इनसे तो नहीं बदलेगी सूरत हाल कराची की। कराची की सूरत हाल बदल चुकी है, और वो जो पावर जेट भी थी वो तो मैं जरा खुलकर पूछ लेता हूँ, खुलकर पूछता हूँ, बानी MQM की बात हो रही है कि जी वो मैदान में उतारा जाएगा? नहीं, अगर वो आते हैं तो मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा मुत्तहदा है इसका पत्ता साफ हो जाएगा। ये कहीं पर खड़े भी नहीं होंगे, और ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये मुमकिन नहीं है, होना चाहिए, मेरा ख्याल है होना चाहिए, क्योंकि सबको माफी मिल रही है ना, सबको माफी मिल रही है, सबकी सजाएं माफ हो रही है, तो उसको सजा भी कोई नहीं है। एक हाई कोर्ट का फैसला है उस पर, जो अब तो पासपोर्ट भी उसके पास नहीं है, ज़ईफ हो चुके हैं मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा वो तो। लेकिन ऑप्शन ये नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आपको चाहिए पूरे पाकिस्तान का।
पूरे पाकिस्तान का ऑप्शन चाहिए, और वो आपको कहाँ मिलेगा? इमरान जेल में उनका। अच्छा हाँ, एक बात बता दूं मैं आपको, जो नौशेरा में, पेशावर में और जगहों पर इनके बहुत मुश्किल से जलसे हुए हैं पीटीआई के, बन्नू को और बहुत तगड़े हुए हैं, बहुत तगड़े हुए हैं। जरा होशियार हो जाइए आप। पंजाब में जो सूरत हाल है बहुत डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ है, और वहाँ पर भी स्लीपिंग लोग हैं जो सामने आएंगे। अगर नहीं आए सामने तो वोट डालने जरूर जाएंगे। ये भी बात लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे लोग खड़े नहीं हो पाए, बदला नहीं मिल पाया, तो आज़ाद लोग आएंगे। हमें पता है किस तरह वो वोट देना है आज़ाद उम्मीदवारों को। तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है, और इसी से गालिबन परेशानी हो रही है, इसी से परेशानी है। अगरचे मेरा ख्याल है जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब में कोई बातचीत हुआ है, कोई बातचीत चल रही है, हो चुकी है, या तो नहीं, लेकिन अगर बातचीत चल रही है तो फिर ये राव अनवार कैसे लॉन्च हो गए? राव अनवार को देखिए, राव अनवार आप बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हो यार। मतलब क्या करेगा वो? डॉक्टर आसिफ के साथ क्या हुआ? शरील इमरान के साथ क्या हुआ? उजैर बलोच ने क्या कर लिया? उजैर बलोच भी तो पास ही है ना, मतलब किसी भी वक्त उजैर बलोच है ना, उसने क्या कर लिया? अब तक तो वो उनके पास ही है। अच्छा, डॉक्टर आसिम पर कितने अरबों रुपए का वो था, इल्जाम था, अरबों का। अब शायद एक आध तरफ का रह गया मेरा ख्याल है, रह देके वो एक केस उनके ऊपर रह जाएगा, दहशत गर्दों का इलाज किया। आपकी नजर में ये क्या बयानात से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि अभी मेरे ध्यान में आ रहा था जब एमक्यूएम की बात हो रही थी कि सौलत मिर्जा का बयान आया था, एक जेल से रिकॉर्डेड बयान, फिर अभी कुछ भी नहीं, फिर अभी ये राव अनवार का, या अगर आ जाता है उजैर बलोच का, या बानी पीटीआई के खिलाफ जो बयानात आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, खावर मानिक एंड कंपनी। आप बहुत ज़हीन आदमी हैं, आपको, नसीम को, साहिब भाई को, सबको पता है कि अब ये बयानात पीटीआई से आए, किसी और से आए, इन पर एक सिग्नेचर होता है। अब वो सिग्नेचर अवाम समझ चुके हैं किसका है, अवाम को पता है, और इसलिए अब उनकी, मेरा ख्याल है वो चर्चा नहीं हुआ इसका, राव अनवार का, जिसकी तवक्को थी लोगों को, उस पर तो आज बिलावल ने जुमले भी कस दिया एक। एनीवे, तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ों नहीं, कोई बहुत बड़ी बात हो, कोई बहुत बड़ा अवतार आ जाए नीचे, तो शायद बात दूसरी है। अदरवाइज कोई नहीं है आपके पास कुछ नहीं है, आप कोई दूसरा हाथ नहीं है। आपको ये अंदाजा है कि आप अब खेल खराब नहीं कर सकते। ज्यादा ये करेंगे ना आप कि इंतखाबात को मुलतवी कर देंगे जी। मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मुझे कोर्ट पकड़ लेगी, वरना बीवी से बात कर लूंगा इस बारे में, टीवी पे नहीं करूंगा इतना है। लेकिन आप देखें डेरा इस्माइल खान में क्या हुआ है जी हाँ, आप देखें पेशावर में और दूसरे इलाकों में, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान को बड़ी सीरियस थ्रेट है। हाँ, और मौलाना ने आज कहा है एक इंटरव्यू में कि हम चाहेंगे कि अमन अमान पहले बहाल हो, पहले लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी हो जिसमें कांटे ना हो और गोलियां ना हो, आज उन्होंने कहा है। तो ये है, और लोग भी हैं, एमके मुत्तहदा वाले जो हैं, वो कहते हैं हम इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन शफाफ चाहते हैं, हम ऐसे इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे जो फलां साहब कराए, फलां साहब कराए। ठीक कह रहे नासिर बिख्तियारी साहब, एक वक्फा और लेना पड़ेगा, और वक्फे के बाद फिर जब हम वापस लौट कर आएंगे तो हम फिर लंदन जाएंगे नसीम सिद्दीकी साहब की तरफ। माजरत नसीम सिद्दीकी साहब, मैंने आपकी लोकेशन बता दी, तो वक्फे के बाद आएंगे तो नसीम सिद्दीकी साहब से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ आते हैं। उम्मीद करता हूं आपने मेरी जाते हुए वक्फे पे माजरत कबूल कर ली होगी। मैंने आपकी लोकेशन बता दी, वो आपसे मोहब्बत ही इतनी है कि कई जुमले जो हैं वो स्लिप हो जाते हैं। तो अभी जो बात हो रही थी नासिर बिख्तियारी साहब से, आप इससे एग्री करते हैं कि जो सियासी पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनके खदशात हैं, वो दुरुस्त हैं, और आज का ये वाक़या कि जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, DI खान का एक और बुज़दिलाना कार्रवाई, दहशतगर्दों का हमला, जिस पर हमने अफगान हुकूमत के साथ हमने अपना बाकायदा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया।
अली देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वो रातों को जागते हैं, अपना खून इस मिट्टी के लिए बहाते हैं, तभी हमारे बच्चे सुकून से सो सकते हैं। हमें अपना निजाम दुरुस्त करना पड़ेगा। बात यह है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त आईन और कानून तो मुअत्तल है। जब आईन और कानून नहीं होगा तो फिर इस तरह की चीजें होंगी। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इस मुल्क में वक्त के ऊपर इंतखाबात नहीं कराए, जमहूरी अमल को चलने नहीं दिया, तो फिर आप ऐसी ही चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के हालात होंगे तो वाकई जो इलेक्शन है वो डाउटफुल होते चले जाएंगे, क्योंकि जब तक सिक्योरिटी नहीं होती, अफरा तफरी का आलम होता है, तो आप किस तरह इलेक्शन करवाएंगे। फिर आपने राव अनवार का बार बार जिक्र किया, तो इस तरह की चीजों को लॉन्च किया जाता है, उसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो वजह होती है सियासतदानों को बदनाम करना। आपने देखा कि इतना मीडिया ट्रायल होता है, इतना मीडिया ट्रायल होता है, और एंड में जो है वो टाइटें फिश हो जाता है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की आज जो है केसेस से बरियत होगी है। दूसरा ये होता है कि अगर इलेक्शन डिले करवाने की कोशिश है तो फिर इस तरह के लोगों को लॉन्च किया जाता है और कुछ ना कुछ ऐसी बातें बनाई जाती हैं जिससे जो है ना वो हालात खराब हो जाए। लेकिन इस मुल्क के अंदर इंतखाबात इस वक्त बहुत जरूरी हैं। इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात जंग के दौरान भी हुए मुल्कों के अंदर। आप हमारा देख लें कि जिस तरह 1970 में हुए थे, क्या हालात पैदा हो गए थे। तो इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए, और इलेक्शन देखिए साहब, आप निगरान हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है? देखिए, ये कोई निगरान गवर्नमेंट में कोई इस वक्त इतना साइंसदान नहीं बैठा हुआ या कोई इतना काबिल बंदा नहीं बैठा हुआ जिन्होंने ये हालात बेहतर कर लिए। अगर इस बात का आपने क्रेडिट देना है तो फिर आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को दें कि जिस तरह उन्होंने आके स्मगलिंग के ऊपर काबू किया है, डॉलर के ऊपर काबू किया है, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें जो बेहतरी की तरफ आई हैं। आपका स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ आया है, आपकी मार्केट में थोड़ी बहुत हलचल हुई है, थोड़ा सा जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन चल रही थी वो कम हुई है। तो अगर क्रेडिट देना है तो फिर आप चीफ साहब को दें कि निगरान गवर्नमेंट का इसमें कोई भी वो अपना ऐसा मंत्र नहीं उन्होंने पढ़ा, ना उसमें कोई इतने काबिल लोग बैठे हुए, सिफारशी लोग उसमें बहुत ज्यादा हैं, तो उनकी वजह से कुछ ऐसा नहीं हुआ। और ये बिल्कुल गलत है कि 2 साल के लिए इनको परमानेंट कर दिया जाए। फिर आप आइन और कानून को मुअत्तल कर दें। जिस मुल्क में आइन नहीं है, कहां से बात चली 2 साल के लिए इनको परमानेंट कर दिया जाए? नसीम सिद्दीकी साहब, आपने अभी बीच में एक बात कह दी, 2 साल वाली बात, ये कहां से फिगर आया? लोग अक्सर जिक्र कर रहे हैं ना, जैसे वो कराची चैम्बर में भी इस किस्म की बात हुई है, वहां पे किसी बिजनेसमैन की तरफ से ये बात की गई है, और भी लोगों के मुंह से ऐसी बात सुनी जा रही है। जब मुंतखब हुकूमतें 5-5 साल में कोई काम नहीं कर सकती, तो ये 2 साल में इन्होंने कौन सा चंद चढ़ा देना है, बल्कि चंद ही चढ़ा देंगे। अब ऐसी बातें ना करें नसीम सिद्दीकी साहब। अब तो देखें ना, नवाज शरीफ साहब के ये अल अजीजिया, एवनफील्ड दोनों केसेस में बरियत हो गई है। अब तो बिल्कुल वो तैयार बैठे हैं, खड़े हैं, पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट सब कुछ है। अब तो उन्होंने सीधे सीधे आके चौके छक्के लगाने इंतखाबात में, और फिर उन्होंने आके वजीर आजम की कुर्सी पे बैठना। अभी पाएगा तय नहीं हुआ है। आप जो इंतखाबात की बात कर रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब को किस बात का डर है, खौफ उन्हें इस बात का है कि जो ट्रेलर 2022 जुलाई में चल चुका है ना, सारी आपकी वो कहते हैं ना मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अब उनको ये है कि इलेक्शन वाले दिन क्या होगा। असल में सब लोग जो डरे बैठे हैं वो इलेक्शन दिन से डरे बैठे हैं कि ये जो आवाम बिफरी हुई है, जिनके अंदर एक गम और गुस्सा पाया जाता है, वो इलेक्शन वाले दिन क्या करेगी। और इसका ट्रेलर आप देख चुके हैं कि पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, नून लीग की गवर्नमेंट थी, और लाहौर जो उनका गढ़ कहलाता है, वहां पे किस बुरी तरह उनको जमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई थी। तो असल में डर इलेक्शन वाले दिन का है। आपने कोई भी प्लान बना लिए हुए, प्लान वही कामयाब होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से बना हुआ होता है। तो इस वजह से ये सब परेशान है कि इलेक्शन के दिन में क्या होगा। इलेक्शन वाले दिन अगर इनको वोट नहीं पड़ते, चलो 10-15% तो इलेक्शन में वोट मैनेज कर लिए जाते हैं, लेकिन अगर सारे आप मीडिया बाहर पहुंच गया, सोशल मीडिया आजाद है, और आपने देखा कि पोलिंग स्टेशन के बाहर आपको एक ही पार्टी के लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं, और हर बाहर निकलने वाला कह रहा है कि मैंने पीटीआई को वोट दिया है। सोशल मीडिया की तो बात ना करें। सोशल मीडिया की अगर आप बात करें ना कि इलेक्शन वाले दिन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर से कवरेजेस कर रहे होंगे, उस दिन बड़े छितर पड़ने हैं सोशल मीडिया के लोगों को। देखिए कितने छितर मारेंगे। अब लोग छितर खा के भी छितर खाने के लिए तैयार हो गए। आपने देखा नहीं कि जिस तरह प्रिजन वैन के अंदर लोग बैठे हुए हैं और वो किस तरह नारे लगा रहे हैं
किस तरह पाबंदियों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो पिछले दिनों वर्कर्स कन्वेंशन हुए, तो आप कितनी देर अंडर द कारपेट की चीजें कर सकते हैं? अवाम को रोक नहीं सकते। 25 करोड़ अवाम है, बेशुमार लोग हैं, आप कब तक इनको दबाएंगे? उनको अपना हक लेना आता है, छीनना आता है, और उनको जमहूरियत का हक मिलना भी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में भी लाइन होती है। साबिर शाह साहब अभी करना चाहिए कोई। जी 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 जी, आप बात मुकम्मल कर लीजिए। मैं बात ही मुकम्मल कर रहा था कि देखें, हमारे पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानी देते हैं। हमें जितने अंदरूनी खतरात है उतने बैरूनी खतरात भी हैं। हमारा ईस्टर्न बॉर्डर बहुत वर्सटाइल है, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो बहुत खतरनाक है। तो जो इदारे अपने काम कर रहे हैं वो एक रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। कई चीजें अनटचेबल होती हैं, उनको आप टच ना करें, लेकिन जो आपके जमहूरी हकूक है, जमहूरी तरीका है, उससे आप जरूर एहतजाज करें। और इलेक्शन जो है वो टाइम पे होने चाहिए और साफ और शफाफ होने चाहिए। उससे पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी और हमारी अदलिया खास तौर पे थोड़ी सी हिम्मत करे, अच्छे फैसले करे जो पाकिस्तान की बेहतरी। बिल्कुल ठीक है। मैं साबिर शाह साहब आपकी तरफ आते हुए, अभी जब आपसे पहले बात हो रही थी तो आपने कहा कि जी अखबारात में अगर आप ये सुर्खियां पढ़ें, तो मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि अब तो ये भी बड़ा पहले देखभाल कर फैसला करना होता है कि ये क्या वाकई में हेडलाइन लगी हुई है या कोई फ्रंट पेज पे इश्तिहार है जो कि सुर्खी की तरह से छपा हुआ है और उसको आप सुर्खी समझ रहे हैं और समझ रहे हैं तमाम अखबारात ने देखे ना एक ही सुर्खी लगा दी, बाद में पता चलता है कि तो फ्रंट पेज का पूरा फ्रंट पेज का इश्तिहार था। साबिर शाह साहब, आपके दोस्त मुर्तजा सोलंकी साहब को कल मैं सुन रहा था काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम में, बड़ा दिफा कर रहे थे वो नवाज शरीफ साहब की वापसी का कि जी जब वो वापस आए और उनके जो केसेस थे उन मामलात को लेकर इतना दिफा क्यों, क्या वजह है? निगरान हुकूमत की क्या मजबूरी है? अली मुमताज साहब, मैं जितनी बातें अभी नसीम सिद्दीकी साहब ने की और नासिर बेग चुगताई साहब ने की हैं, तमाम से एग्री करता हूँ। जितनी बातें आप अपने इंट्रो में कह रहे हैं मैं उससे भी एग्री करता हूँ, जो आप प्रियम्बल दिया आपने उससे भी एग्री करता हूँ। मसला ये कि हमारे एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक नवाज शरीफ साहब ने क्या कर लिया जो ये वाली केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इट इज अंडरस्टूड कि आर्मी चीफ के बगैर और उनकी मेहनत के बगैर हम यहाँ तक नहीं पहुंचे। ये एमओयूज जो साइन हुए हैं, अगर से लोग कहते हैं जी एमओयूज तो हमसे आप बिलियंस रुपीस के साइन करा लें, टेंजिबल को सामने आएगा तो फिर बात होगी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं सिर्फ होप में हूँ कि इनमें से आधे एमओयूज ही कम से कम मटीरियलाइज हो जाए तो हमारा मसला हल होता है। नंबर 2, अब परसेप्शन ये है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट है पीटीआई की मैसेज में, बहुत ज्यादा वोट है, तो अगर वो आधा भी बाहर निकला है तो बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी और डब्बे जो है भरने पड़ जाएंगे। इतने डब्बे कैसे भरेंगे? अगर ये परसेप्शन मैं कह रहा हूँ 50% भी ठीक है, तो फिर उन इलेक्शन से तो फसाद पड़ जाएगा, तो बेहतर है उसको आगे कर दें। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अगर फसाद ही पड़ना है मुल्क में तो फिर आगे कर दें। ये ना हो कि जो कोई 4 पैसे आ रहे हैं वो भी ना आए। तो ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान को 2/3 मेजोरिटी दे के दोबारा ले आया जाए। Why was he removed if he was to be brought back after about 18 months? हटाया क्यों गया था? आर्मी चीफ भी वही हैं, देखिए वही जजेस हैं, तो फिर किस तरह हो सकता है? इमरान तो वापस नहीं आ रहे हैं, उनको तो सजा हो जाएगी। अब कितने अरसे के लिए होगी, कब उनका फैसला ओवरटर्न होगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये पूरा एक रेसिपी है फसाद की। पंजाब में आप डंडे डुंडे मार लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा तो मेरा ख्याल है इट इज अ वॉल्केनो, इट इज एन एक्टिव वॉल्केनो। वहां पे 2-4 वाकयात, कोई चिंगारी अगर वहां पे फूट पड़ी, यू नो इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड कि उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो अभी तक तो देखिए 9 मई का वाकया हुआ सारा, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां तो हुई भी पंजाब से हैं। खैबर पख्तूनख्वा के डायनामिक्स मुख्तलिफ है, डेमोग्राफी मुख्तलिफ है, लोगों की सोच का स्टाइल मुख्तलिफ है, असलहा ज्यादा आम होगा, लोग चलाना जानते हैं, कोई दिलेरी भी कर जाते हैं ऐसे मौके पे, तो टकराव हो गया दोबारा तो इलेक्शन वाले दिन, तो फिर क्या होगा? फिर आप इलेक्शन क्यों आगे करेंगे? फिर कोई रफड़ पड़ गया, रीपोलिंग की तरफ आप जा सकते हैं मुल्क की तारीख में पहली दफा। क्यों ऐसे काम होते हैं? मैं आप चीफ जस्टिस साहब तारीख की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर ना आपसे एक और सवाल भी पुट करना चाहूंगा साबिर शाह साहब। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को ये कहते हुए सुना कि जी बानी पीटीआई की वापसी तभी होगी जैसा कि माजी में होता है, यानी कि माजी में क्या होता रहा है कि जी सजा होगी, सजा के बाद आपको मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद जाकर कई मामला सीधा होंगे। देखिए जी, एक्सपर्ट जो है ना ये तुक्के शुक्के मारते हैं हिस्ट्री को नजर में रख के। अगर इलेक्शन हो जाते हैं और पीटीआई हिस्सा ले लेती है तो फिर मैं समझता हूँ बानी पीटीआई के साथ को डील हो गई होगी। अच्छा, कि कुछ अरसे के बाद आपको छोड़ देंगे। मैं अब आप सीधी बातें कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपका वक्त भी कीमती है,
और मैंने भी वक्त निकाला, मेरे साथियों का भी कीमती, फिर को डील हो जाएगी। एंड आई एम टेलिंग यू, कोई ना कोई डील हो जाएगी। ही विल बी स्पेयर्ड इन रिटर्न। फिर ये आप हिस्सा ले लें, 25-30 सीटें ले लें, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि 25-30 सीटें दे दी, यहाँ तो 2 सीटें ज्यादा थी और शहबाज शरीफ साहब ने 16-18 महीने गुजार लिए थे। एक सालिक हुसैन की थी, एक तारिक बशीर चीमा की थी, तारिक बशीर चीमा की। तो 25 सीटों वाला तो किंग मेकर हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल तरीके इस्तेकाम को कहाँ से सीटें देनी है आपने? ठीक। साबिर शाह साहब, मुझे एक वक्फा लेना है जी, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं जी। वी हैव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। वक्त बहुत कम है एनबीसी आपसे और नसीम सिद्दीकी साहब आपसे, बस यही सेम क्वेश्चन आप दोनों के लिए होगा। सबसे पहले नासिर चुताई साहब आपसे एक आम आदमी का सवाल जो मुझे आए रोज कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता है कि क्या पीटीआई बल्ले के निशान पे कंटेस्ट करेगी, और साथ साथ ये भी कि क्या पीटीआई हिस्सा ले भी पाएगी या नहीं, और तीसरा ये पूछते हैं कि क्या बानी पीटीआई इलेक्शन से पहले उनको कैद से रिहा कर दिया जाएगा, रिहाई मुमकिन है या नहीं? आखिरी सवाल का जवाब तो नहीं में, अ बिग नो। ये प्लान में नहीं है, मेरा ख्याल है। ये मंसूबा भी नहीं है कोई ऐसा, ना उनको भी इस बात का यकीन है कि वो इंतखाबात से पहले बाहर नहीं आएंगे। ठीक है। बाकी 2 जो आपके सवाल हैं उनमें बल्ले पर मुझे यकीन है, बल्ला उनको मिल जाना चाहिए, कोई और तरीका नहीं है। और अगर नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इंतखाबात में हिस्सा वो हर तौर से लेंगे। उनको हर तौर से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, चाहे बल्ला उनको मिले या ना मिले। वो डॉल्फिन ले लें, वो हॉकी ले लें, वो बॉल ले लें, कुछ ले लें, इंतखाबात में हिस्सा लें। ज़ाहिर पर इंडिपेंडेंट आएंगे वो, तो उसका सिस्टम बन सकता है बहुत आराम से। ठीक। और हुकूमत नहीं बना पाएंगे? हुकूमत बनाने का अभी नहीं, हुकूमत अभी नहीं, 5 साल बाद बात करेंगे। यानी कि अगला अब टेन्योर 5 साल के लिए पक्का? आप इस पर मतलब हम ये लिख लें, रिकॉर्ड कर लें कि नासिर चुताई साहब ने कह दिया कि जी 5 साल। ये नहीं किसका पक्का, मैंने ये नहीं कहा आपसे। ठीक है। 5 साल तक इमरान खान साहब, उसके बाद फिर रिव्यू पे जाएंगे, फिर सजाएं मौतब नहीं, होंगी। जो अगला टेन्योर है, जो भी हुकूमत बनेगी वो 5 साल पूरे करेगी आप कह रहे हैं? नहीं, वो मेरा ख्याल है 3 साल तक। 3 साल। वेरी गुड, ठीक है जी। जो तरीका है हमारे यहाँ। अच्छा, जो हमारा तरीका। जी नसीम सिद्दीकी साहब, सेम क्वेश्चन। ये देखिए जी, जिस तरह आपने बात की, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो है वो इंतखाबात से पहले बाहर आ सकेंगे। और दूसरी बात ये कि बल्ले को और पीटीआई को अगर इंतखाबात में हिस्सा लेने भी दिया गया तो बहुत ही कम जो इलाके हैं वहां पे लेने दिया जाएगा। इनके ऊपर फुल प्रेशर डाला जाएगा, इनको बहुत ज्यादा तंग किया जाएगा कि चलो दिखाने के लिए दुनिया को इनको हिस्सा भी लेने दिया गया, इनको बल्ला भी दे दिया, चलो 15-20 सीटें 10 सीटें उनको दे भी देंगे। लेकिन पीटीआई के लिए ये इलेक्शन कोई आसान नहीं होंगे और उनको बिल्कुल आसानी के साथ इसको कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया जाएगा। और 5 साल की आपने जिस तरह बात की, पाकिस्तान के अंदर तो दूसरे दिन नहीं पता होता कि सुबह आप उठेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे तो अदालती फैसले इस किस्म के होते हैं कि वो कहते हैं ओह ये जो 40 साल पहले हमने फैसला किया था ये तो गलत फैसला किया था। तो यहाँ पे फैसले टर्न ओवर करते भी देर नहीं लगती। मेरे ख्याल से जब नवाज शरीफ साहब से वादे पूरे हो जाएंगे, तकरीबन 90% वादे पूरे हो गए। अगर उनको हुकूमत दे दी गई तो 100% वादे पूरे हो जाएंगे। और उससे अगले दिन क्या लड़ाई बनती है, वजह क्या बनती है उसकी, वो किसी को नहीं पता। और फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। हम तो बचपन से, लड़कपन से, कॉलेज के ज़माने, यूनिवर्सिटी अपनी, उसके बाद जो हमारा कैरियर था उसमें हम देख रहे हैं कि वो सेम एपिसोड्स ही रिपीट हो रही हैं। आपने निकाल दिया भुट्टो साहब को, फिर आप बेनजीर की गवर्नमेंट आ गई, फिर नवाज शरीफ की आ गई, फिर बेनजीर की आ गई, फिर नवाज शरीफ की आ गई। मतलब ये यहाँ पे म्यूजिकल चेयर चलती रहती है। निज़ाम को दुरुस्त करने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा। जब तक ये निज़ाम नहीं सही होगा, जब तक ये म्यूजिकल चेयर चलती रहेगी, चूहे बिल्ली वाला खेल चलता रहेगा, टॉम एंड जेरी हम सब बड़े शौक से देखते रहेंगे, हम इसके ऊपर एतराज भी करते रहेंगे, अपने कमेंट्स भी देते रहेंगे, लेकिन बड़े हंसते हुए हम देखते रहेंगे। ठीक है। इसमें तोता मैना की कहानी भी कहीं पर है? वो तो चलती रहती है। अभी आजकल तोता मैना की कहानी चल रही है, तभी तो बरियत हो रही है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब आपका, नासिर चुताई साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और साबिर शाह साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।